हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना अगला सेट सीडीपी का। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है कथन। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। सभी बच्चों को, तो सही बात है, सभी बच्चों को समय नहीं मिलता है। कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तर्क है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। ये भी सही है। अलग अलग सामाजिक, अलग अलग परिवेश में रहने वाले बच्चे अलग अलग अनुभव करते हैं। जो पंजाब में रहते हैं वो वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार रहते हैं। जो कश्मीर में रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उनके वातावरण पर निर्भर करता है। तो जहाँ पे केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे दूसरा है केवल, यहाँ भी केवल है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व पर्यावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो सही बात है, आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है अंतःक्रिया करते हैं और बच्चों का विकास होता है। आगे है बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। बच्चों का जैसा वातावरण रहेगा, जैसे उनके माता पिता रहेंगे, उसी के अनुसार वो बच्चों की जो है परवरिश, उनका ग्रोथ, उनका विकास होगा। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा सी है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, एक रूपी है, रैखिक है, स्थित है। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो बहुआयामी होती है। जैसे बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक होता है और भावनात्मक होता है। हर तरह से बच्चे का विकास होता है। उनका शरीर बढ़ता है तो शारीरिक विकास हो गया। वो सोचने समझने की में उनके वृद्धि होती है तो उनका भावनात्मक विकास होता है। वो समाज से घुलते हैं, मिलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनका सामाजिक विकास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चे के विकास की जो दिशा होती है वो कैसी होती है। एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है, अलग अलग होती है, अपनी गति से विकसित होता है। एक जैसी और समान रूप से विकसित होती है, अलग अलग रूप से विकसित होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। बच्चा है, अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से ध्यान दे के किया जा रहा है तो उसके विकास की गति जो होगी एक नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होगी और बच्चा जिस परिवेश में है उसी तरह से उसका विकास होगा। आगे है अगला क्वेश्चन विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। समीप दूराभिमुखी, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल बोलते हैं, ये किससे है। शारीरिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, भावात्मक विकास से है या फिर व्यक्तित्व विकास से। तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से है। समीप दूरामुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है, हम अधोगामी विकास भी कहते हैं। फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, ये अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीय संस्थाएं हैं। मीडिया, किताब, धर्म, परिवार, किताबें, कानून। तो परिवार हमारा प्राथमिक में आता है, तो जहाँ भी परिवार दिख जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे मानसिक संरचना जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संतुष्टिकरण, परिपक्वता, स्कीमा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। स्कीमा का जो है प्रयोग करते हैं। आप जिन पियाजे की जो थ्योरी है आप उसको हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है। संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। अगला है संक्रियात्मक अवस्था, प्रक्रियात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववादी। तो नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पियाजे के विकास के 4 चरण हैं, जिसमें पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पहला है संवेदी गामक चालक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष के लिए होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। संवेदी गामक अवस्था में संरक्षण और क्रमबद्धता आती है। बच्चा जो है अपने अंगों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देता है। आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। परिकात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववाद। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चे को मतलब समझ में आने लगता है, वो चीज़ों की तरफ इशारा करता है, उसे जो चीज़ चाहिए वो उसको समझने लगता है। वो उसे कहकर ना, लेकिन इशारे के द्वारा उसे मांगता है। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तो वो चीज़ों को देखता है और उस पर सवाल करने लगता है। आपके आसपास बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे अगर कोई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। आगे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवस्था, 11 वर्ष से अधिक। जब बच्चा और बड़ा होने लगता है तो वो तर्क करने लगता है। जो चीज़ें उसके सामने दिखती हैं वो उस पे सवाल तो करता ही है, प्लस जो नहीं दिखती है उनके बारे में भी वो सवाल करने लगता है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रतिनिधित्वता, अनैच्छिक क्रिया की स्कीमा, अनुबंधन, वस्तु स्थायित्व। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बालक द्वारा संसार के संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के कारण चरण से आगे बढ़कर संसार को मानसिक प्रतिनिधित्वता के आगे है अनैच्छिक क्रिया की स्कीमा। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का निर्णय बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार करती है। वह कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? उत्तर संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। तो वो पूर्व पारंपरिक में है। इसमें क्या होता है? पूर्व पारंपरिक चरण में गुड बॉय, गुड गर्ल, बैड बॉय, बैड गर्ल। इसमें बच्चा जो होता है उसका सही और गलत का निर्णय जो होता है बड़ों के ऊपर, नियमों के ऊपर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकूलन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास जो उसको सुगम बनाती है। आगे है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुकूलन, सजा, रटकर। तो जहाँ पे सजा आ जाए ये ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा क्योंकि ये नकारात्मक वर्ड्स है। रटकर भी नकारात्मक वर्ड्स है। आगे है सांस्कृतिक उपकरण। तो सांस्कृतिक उपकरण से बच्चा जो है काफ़ी अच्छे से सीख सकता है। जब बच्चा समाज में मिलेगा, उनके नियमों को जानेगा तो धीरे धीरे सीखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसी की नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? प्रकृतिवादी, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक, संगीत में। तो उसमें स्थानिक जो है बुद्धि ज़्यादा है क्योंकि वह जगह को जो है देख करके पहचान ले रहा है।
हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि की 8 प्रकार की प्रकृति बताई है, जिसमें देखिए यहाँ पे भाषागत है, जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है। आगे देशिक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक में यानी म्यूजिशियन जो आ जाते हैं, तार्किक में गणितज्ञ आ जाते हैं। आगे एक मिनट, अंतर्वैयक्तिक है, फिर अंतरावैयक्तिक है और प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी यानी जो नेचर से प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है? तो हमें जो नहीं रखनी चाहिए उस बात को ध्यान देना है। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? मैं छात्रों का नामनीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? तो जहाँ भी नामनीकरण और पृथकीकरण आ जाए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नामनीकरण, पृथकीकरण करना ये सब जो है नकारात्मक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क है, यदि पाठचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाएगा तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते। तो पाठचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो बच्चे को अगर बच्चा थोड़ा नहीं समझ पा रहा है, उसे थोड़ी सी जो है बताया नहीं जाएगा, मदद नहीं किया जाएगा तो नहीं समझ पाएगा। तो हमारा तर्क जो है ये तो गलत हो जा रहा है। और यहाँ पे पाठचर्या में लचीलापन, बच्चे को लचीलापन प्रदान करना चाहिए, अगर नहीं प्रदान हो रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान तो नहीं, समावेशी शिक्षा ये नहीं करती है। हम आगे के भी ऑप्शन को देखते हैं। आगे है केवल, जहाँ भी केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जिनमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हो, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, तो यही समावेशी कक्षा की विशेषता होती है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? स्वलीनता, न्यूनता ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गतिक विकलांगता। गतिक विकलांगता क्या है? जब बच्चा चलने में अक्षम हो, सक्षम न हो, नहीं चल पा रहा हो, तो हमारा ये तो डी ऑप्शन गलत है। पठन वैकल्य पढ़ने से है, और ध्यान न्यूनता मतलब बच्चा एक जगह बैठ करके अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता। ये ऑप्शन गलत है। किसी भी प्रकार का बच्चा हो उसे सभी प्रकार के शैक्षणिक संशोधन से लाभ मिलता है। को उसकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है। आगे है कि सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित पुस्तकें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, स्पर्श सामग्री। तो जो दृष्टिबाधित होता है उसके लिए स्पर्श सामग्री आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पे वो शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा है तो उसके लिए व्हीलचेयर आवश्यक है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति सीखने की प्रेरणा देता है। लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि,
बाहरी कारक, विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, क्योंकि लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। आप कब मतलब जब आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप सीटेट पास कर सके, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संतुष्ट हो सके, तो इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में भी यही भाव होता है। आगे है, मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? यहाँ पे नहीं है। खेल से तो बच्चे करते ही हैं। सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों से बातचीत, बार बार वेधन। तो बार बार वेधन यानी रिपीट, ये जो है नकारात्मक शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण। तो ये तो इसी तरह गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश। अच्छा, आगे है खोज और अन्वेषण। तो खोज और अन्वेषण के द्वारा होनी चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम के द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। तो जहाँ भी केवल दिखे वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। और हमसे पूछा है नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कथन शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर के आते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है और ये भी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। आंतरिक नियंत्रण योग्य, आंतरिक अनियंत्रण योग्य, बाहरी और नियंत्रण योग्य, बाहरी और अनियंत्रण योग्य। तो जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वो कड़ी मेहनत करते हैं। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है, प्रभावी कारक समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता? ऑप्शन है, बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करना, कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है क्वेश्चन में किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जा सकता प्रभावी समस्या समाधान को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बच्चों के वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों के द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, शिक्षकों के द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। आगे, होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। यहाँ पे है, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। यहाँ पे देखिए, केवल और न दोनों शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों शब्द पॉजिटिव रूप में हैं। आप इसको पढ़िए कि बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। तो सही बात है, ये चीज़ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और न ही कभी कर पाऊँगी। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो पॉजिटिव जो है हमारा प्रभाव पड़ रहा है।
अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती हूँ, ये भी पॉजिटिव है। अपने सीखने को सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन ए ही अच्छा होगा। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती और न ही कभी कर पाऊंगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है नकारात्मक भाव को जागृत कर रही हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र संवाद के द्वारा, रुचि के द्वारा, नकारात्मक पुनर्वरण, अनुकलन। तो डायलॉग्स जो है संवाद के द्वारा होता है। तो आज का ये सेट पूरा हो चुका है। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी